गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 31 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। तो बेसिकली 1 जून एक ऑफिशियल डेट होती है जब हम लोग कहते हैं कि इंडिया में मॉनसून आ चुका है, या आप इसे कहें ऑनसेट ऑफ मॉनसून, लेकिन इस बार वो थोड़ा जल्दी आ गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे मॉनसून के बारे में। देखिए मॉनसून हम लोग पिछले हफ्ते भी 2 बार टॉपिक कर चुके हैं। आने वाले कुछ महीनों में और धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि मॉनसून एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये हम लोग थोड़ा 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 करके इन 2-3 महीने में अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि एक सीटिंग में करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से मॉनसून को कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्लासेस में जब हम लोग करते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे का टॉपिक होता है। तो आज हम लोग मॉनसून के ऑनसेट के बारे में जानेंगे। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी कंसीडर करता है। उनको कंसीडर करने के बाद ये डिसाइड करता है कि मॉनसून आ चुका है, क्योंकि हर रेनफॉल मॉनसून नहीं होता। मॉनसून वाले रेनफॉल के लिए कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मॉनसून क्रॉक्स ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो केरला में लिया गया है। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से करेंगे। एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन जिसको हम लोग कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग एक नया टॉपिक है, बिकॉज वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सैटेलाइट के अंदर, लॉन्च व्हीकल के अंदर बेसिकली एक 3D मॉडल का यूज किया गया है, वो इंडिया में हुआ है। तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लैंडमार्क एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। 3D प्रिंटिंग कैसे होती है। वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज आज जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे है। इंडिया में टबैको की कंजप्शन कम हुई है, ज्यादा हुई है। टबैको के कंट्रोल करने के क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं, क्या मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो ये भी काफी अच्छा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से। उसके अलावा एक टॉपिक आपके लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए रखा हुआ है, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज जो कि बच्चों को होता है, उसके बारे में ये सेल्फ स्टडी के लिए है। आप इसे खुद पढ़ सकते हो, कंटेंट आपके लिए बना दिया गया है। उसके अलावा जो अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, लेकिन आज थोड़ा यूनिक बारे में बात करेंगे। कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लीगल नहीं है, राइट। इसकी कोई लीगल बाइंडिंग या फिर कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस तो है नहीं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आर्गुमेंट इन फेवर एंड आर्गुमेंट इन अगेंस्ट ऑफ एमसीसी, क्या एमसीसी को लीगल बनाना चाहिए या एमसीसी को बिना लीगल ही रहना चाहिए, उस आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बढ़ते हैं पीला सीधा पहला टॉपिक पे। देखिए मॉनसून सेट्स इन ओवर केरला एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइमल्टेनियसली। देखिए यूजली ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर मॉनसून थोड़ा सा 2-3 दिन लेट आता है, केरला के अंदर थोड़ा सा जल्दी आ जाता है। लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि केरला के अंदर भी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी, स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट पार्ट ऑफ त्रिपुरा, मेघालय के अंदर 30 मई को ही मॉनसून आ गया। और केरला के अंदर भी मॉनसून आ गया। ठीक है, वैसे 31 मई को सोचा था, पहले आईएमडी ने कहा था कि 31 को आ जाएगा मॉनसून, लेकिन यो एक्चुअली 30th को ही आ गया। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और केरला के अंदर एक ही दिन आ गया है। ये भी अपने आप में यूनिक है। इससे हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। 1991, 1995, 1997, 2017 एंड 2024, और ये तो लेटेस्ट हो गया ना 2024। तो एक साथ ही मानसून यहाँ पे आ गया है। अब देखिए जरा, इसका एक रीजन है साइक्लोन रेमल भी हो सकता है, जो कि आईएमडी ने कहा है। हालांकि बहुत डायरेक्टली आप कोरिलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट की जो चीजें होती हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। आप पिन पॉइंट किसी एक रीजन के ऊपर मतलब फोकस नहीं कर सकते कि यही एक रीजन है। लेकिन रेमल जो साइक्लोन आया है, यस दैट कैन बी वन रीजन बिहाइंड दिस। जैसा कि इसने यहाँ पे बताया कि भाई हमारी मानसून की दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होती है आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच, हमें पहले से पता ही है। एक होती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। और यूजली जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच होती है ना, ध्यान रखना है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच केरला के अंदर रेनफॉल नहीं करती है। अरेबियन सी ब्रांच ही केरला के अंदर रेनफॉल करती है, जो कि यूजली हमारी ऑफिशियल डेट 1 जून है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 3 4 दिन भी आगे पीछे हो सकता है, बट दिस इज द ऑफिशियल डेट बेसिकली। जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और जो अरेबियन सी ब्रांच है, राइट, ये हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये आपकी अरेबियन सी ब्रांच है। तो जी अरेबियन सी ब्रांच यहाँ से निकलती है, ए बे ऑफ बंगाल ब्रांच बिकॉज ऑफ सम साइक्लोन्स यहाँ से आती है। तो सेंट्रल इंडिया के अंदर बेसिकली दोनों आपस में मिलती हैं। तो मर्जर ओवर द सेंट्रल इंडिया
एंड सस्टेन द साउथ वेस्ट मानसून अंटिल सितंबर। अब यही होगा, इसमें से एक ब्रांच राजस्थान की तरफ चली जाएगी, एक ब्रांच जो है गंगोत्री विले में दिल्ली की तरफ भी जाती है, दिल्ली में मिलेंगी। यहाँ से जो आपका नर्मदा वाली जो वैली है, नर्मदा वाली वैली से जाएगी। इधर से जो महानदी रिवर वाली वैली है वहां से फिर ये छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा इनका ऐसा मर्जर होता रहेगा टाइम टू टाइम। और ये जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने में ये दोनों ही ब्रांचेस अभी एक्टिवेट इंडिया में रहने वाली हैं। उसके बाद ही फिर इसका जो है विड्रॉल शुरू हो जाता है। आप यहाँ पे डेट अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन 2016, देखिए केरला में तो आ गया, पर दिल्ली में तो नहीं आया ना, दिल्ली में टाइम लगता है। तो जब मॉनसून की ऑनसेट को डिक्लेयर किया जाता है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में आ चुका है, लेकिन पूरे इंडिया को कवर करने में समय लगता है। देखिए 1 जून को यहाँ पे आएगा, 5 जून को यहाँ पे आएगा, 10 जून, 15 जून, 1 जुलाई। तो दिल्ली में तो आते आते आप समझ लीजिए 15 जून से 1 जुलाई के बीच में आता है। दिल्ली मतलब 15 जून से लेके 1 जुलाई। तो अभी दिल्ली में आने में तो समय है थोड़ा सा। तो ये जो टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास जा रहा है दिल्ली में, तो थोड़ा सा अभी तो राहत नहीं मिलने वाली है। लोकल रेनफॉल हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो मॉनसून वाला रेनफॉल नहीं है, वो अलग है। जो लोकल कंडीशंस की वजह से ये राइज करती है, मॉइस्चर वगैरह कैरी करती है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेनफॉल। फॉर द लोकल कंडीशन ओनली कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल होता है। बट जो मॉनसून वाला रेनफॉल होता है वो अलग तरीके से आता है। एनीवेज, तो ये मॉनसून की थोड़ी सी जर्नी होती है। हाँ, अब ये सवाल ये उठता है कि साहब जो यूजुअल नॉर्म रेनफॉल होता है वो मॉनसून वाले रेनफॉल से कैसे अलग होता है। क्योंकि देखिए मॉनसून का रेनफॉल तभी माना जाएगा जब ये कुछ कंडीशंस आप सेटिस्फाई करोगे, अदरवाइज वो मॉनसून का रेनफॉल नहीं होता है। जैसे कुछ कंडीशन जो इन्होंने यहाँ पे बताई है। इंटरने इंडियन जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनके 14 स्टेशंस हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे इन्होंने लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, केरला के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर। तो इनका ये कहना है कि जब एटलीस्ट 60% स्टेशंस में कम से कम 2.2 mm रेनफॉल होता है कॉन्टिन्यूसली 2 दिन के लिए, तो मान लीजिए मॉनसून आ गया। ठीक है, 14 में से जब 60% स्टेशन पे 2.5 mm रेनफॉल होता है फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 डेज, तो जो सेकंड डे होता है ना, उस दिन मॉनसून डिक्लेयर हो जाती है। एक तो हो गई ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो विंड यहाँ से चल रही है जिसे हम लोग साउथ वेस्टर्ली विंड कहते हैं, जनरली कुछ लोग इसको वेस्टर्ली विंड भी कहते हैं। तो ये जो विंड होती है, इस ये तो प्रेशर के हिसाब से चलती है, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती है, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये कहा कि जब 600 हेक्टोपास्कल, 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 1 मिली बार, मतलब 600 मिली बार का जब प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, इक्वेटर टू 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, तो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में जब 600 मिली बार का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं भैया मॉनसून का ऑनसेट हो चुका है। और ये होना चाहिए आपका 55 से लेके 80 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड के बीच में, ठीक। सेकंड कंडीशन हो गई। और उसकी विंड स्पीड भी इन्होंने कहा है कि 28 से लेके 37 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए विंड की। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन यहाँ पे हीट वाली इन्होंने बताया है। जो हमारी अर्थ होती है वो रेडिएशंस को रिलीज करती है लॉन्ग वेव की फॉर्म में। जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो स्ट्रॉन्ग रेडिएशंस होती हैं, शॉर्ट वेव की फॉर्म में आती है। तो जो ये आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, जिसे OLR बोलते हैं, इस जो अर्थ की सरफेस से निकलती हैं, ओशन से निकलती हैं, एटमॉस्फेयर से निकलती हैं, इनकी भी एक वैल्यू होती है। तो दे शुड बी बिलो 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। कौन से लैटिट्यूड पे? 5 to 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 70 to 75 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मॉनसून आ गया, ठीक है। ये कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना हमने, किसी एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, सब कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम लोग कहते हैं भैया मॉनसून आ गया है। इन जनरल अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर 15 मई और 20 मई के बीच में मॉनसून आ जाता है।
ठीक है, लेकिन जब हम लोग मेनलैंड की बात करते हैं, केरला कोस्ट की बात करते हैं, तो दैट इज लास्ट वीक ऑफ द मे। कभी कभी मई में आ जाता है, कभी कभी फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी आ जाता है, बट ऑफिशियल जो डेट है हमारी, दैट इज योर 1 जून। However, the onset is not officially declared until the prescribed conditions are met। मतलब जो ऊपर वाली कंडीशंस हैं, जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक हम लोग ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेंगे कि मॉनसून आ चुका है। अब मॉनसून को लेके हमारे पास, मॉनसून कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, वेदों में भी मॉनसून का जिक्र किया गया है। फिर बाद में जो मिडिल ईस्ट से जो ट्रेडर्स आया करते थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक विंड का पैटर्न ऑब्जर्व किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने देखा भाई, जो समर में है वो विंटर की डायरेक्शन अलग होती है इंडियन ओशन में, विंटर के अंदर विंड की डायरेक्शन अलग होती है। तो उसको उन्होंने मॉनसून नाम दिया। बेसिकली जो मॉनसून वर्ड है, ये भी एक अरेबिक वर्ड है जो कि मौसम से आया है, और अलग अलग उससे पहले भी थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है। तो जैसे 1686 के अंदर सर एडमंड हेले ने इसको लेके एक पहली बार ऐसी थ्योरी दिया, जिसे क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। तो ये थ्योरी बहुत सिंपल होती है वैसे तो, ठीक है, आपको जनरली मैं बता देता हूँ। बहुत सिंपल सी थ्योरी होती है। आपने विंड सॉरी आपने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में सुना होगा, ठीक है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है। उसमें क्या रहता है, थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये हमारी लैंड होती है, और ये हमारा ओशन होता है। जैसे हम मान लो मुंबई कोस्ट वगैरह पे बैठे रहते हैं, तो दिन के समय क्या होता है, लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, और कंपेरेटिवली वाटर जो है वो ठंडा होता है। तो क्योंकि लैंड गर्म होती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एयर राइज करने लगती है। और कोल्ड में जो है वो लो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो विंड कहाँ से कहाँ चलती है, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो ये साइकिल मेंटेन हो जाता है। तो क्योंकि ये सी की तरफ से आ रही है, तो इसलिए इसको सी ब्रीज बोलते हैं। ब्रीज मतलब हवा, सिंपली, ठीक है, विंड होती है जो चलती रहती है। नाइट के टाइम पे क्या होता है, नाइट में वाटर जो है वो कंपैरेटिवली गर्म होता है, और लैंड कंपैरेटिवली ठंडी होती है। क्योंकि लैंड ठंडी होती है रात को, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वार्म होती है क्योंकि ओशंस के ऊपर, तो यहाँ पे एयर राइज करती है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो वो लैंड से सी की तरफ चलने लगती है, तो इसीलिए इसको लैंड ब्रीज कहते हैं। अब यही एक कॉन्सेप्ट लार्जर स्केल पे एशिया के ऊपर अप्लाई किया गया, और इंडियन ओशन के ऊपर अप्लाई किया गया। तो हेले साहब का ये कहना था कि साहब देखिए जरा क्या होता है, समर में क्या होता है, जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। सन नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर समर के मंथ में सन होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा सनलाइट होती है, इंसोलेशन होती है, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। और सीधी सी बात है भैया, जून जुलाई में कितना टेम्परेचर होता है ना यहाँ पे। तो जून उसमें हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है समर में। जबकि जो इंडियन ओशन होता है, वहां पे लो टेम्परेचर होता है, तो वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे अपना लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में हुआ था, लेकिन वहां पे दिनों रात में हुआ था, यहाँ पे समर और विंटर में हो रहा है, क्योंकि नदर्न सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होती है, और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो है वो समर होती है, ऊपर लिखा ही हुआ है। तो विंड हमेशा कहाँ से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू हो जाती है। और जब ये विंड यहाँ से चलती है, तो क्योंकि ये तो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से बहुत सारा मॉइस्चर कैप्चर करती है, वही वो मॉइस्चर जो है वो इंडिया में रिलीज कर देती है, जिसे हम लोग मानसून कहते हैं। विंटर में ये पूरे का प्रोसीजर थोड़ा सा अपोजिट रहता है। विंटर में जो सन होता है, सूर्य होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल होता है, इसलिए यहाँ पे समर होती है, क्योंकि सन वहां होता है। और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर विंटर होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो है ना। तो विंटर होती है यहाँ पे। विंटर मतलब यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और नीचे क्या होता है इंडियन ओशन के अंदर, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर होता है। विंड कहाँ से कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन देख ही सकते हो विंड की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है। ये कॉन्सेप्ट हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में भी देखा, बट वहां पे डे एंड नाइट था, यहाँ पे समर और विंटर है। ये इसको कहते हैं क्लासिकल थ्योरी। ये गलत नहीं है, ये सही है बेसिकली, लेकिन मॉनसून इतना सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है।
ठीक है, इसके अलावा मॉनसून में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से मॉनसून आता है। तिब्बत का यहाँ पे क्या रोल है, आईटीसीजेड का रोल उन्होंने नहीं बताया, जेट स्ट्रीम्स का रोल उन्होंने नहीं बताया, साइक्लोन्स का रोल उन्होंने नहीं बताया, एल नीनो ला नीना भी इसको इम्पैक्ट करते हैं, उसका रोल इन्होंने नहीं नहीं बताया। तो इसी वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स इसके अंदर आए। तो मॉडर्न थ्योरी के अंदर हम लोगों ने नई नई चीजें ऐड कर दिया, जेट स्ट्रीम्स ऐड कर दिया हम लोगों ने बेसिकली। ठीक है। और अभी भी मॉनसून के अंदर नई नई रिसर्च होती रहती हैं और नई नई डिस्कवरीज हम लोग करते रहते हैं अबाउट मॉनसून, क्योंकि मॉनसून इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स एक मेटेरोलॉजिकल इवेंट माना जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हजारों फैक्टर्स काम कर सकते हैं। कुछ का हमें पता है, कुछ का शायद फ्यूचर में पता चलेगा। ठीक है, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। Monsoon croaks project ropes in public to document frogs in farms and the backyard। तो बेसिकली केरला के अंदर जो केरला का डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट रिजर्व इंस्टीट्यूट केरला, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है मॉनसून क्रॉक्स। और इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, अब देखिए बारिश शुरू होएगी, तो जब बारिश शुरू होती है तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है। दुनिया भर में फ्रॉग्स की 200 के अराउंड स्पीसीज पाई जाती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 41% जो स्पीसीज हैं इनमें से वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है आईयूसीएन की। ठीक है, आईयूसीएन के अंदर जो है ये कैटेगरीज होती हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। राइट, तो ये जो कैटेगरी होती हैं ये थ्रेटेंड कैटेगरी होती हैं। इनमें से क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये होती हैं एंडेंजर्ड, और एक होती है वल्नरेबल। तो एंडेंजर्ड कैटेगरी वो होती हैं अगर जिनको ध्यान नहीं दिया गया तो ये कुछ साल में जो है वो एंडेंजर्ड भी हो सक क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी हो सकती हैं। तो 41% स्पीसीज क्रो जो फ्रॉग्स की हैं, क्रॉक्स की हैं बेसिकली, ठीक है, वो एंडेंजर्ड है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाना जरूरी है। तो केरला ने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया है, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का पर्पस यही है कि यहाँ पे जो आम आदमी है, लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आपके घर में, गार्डन में, खेत में जो भी फ्रॉग्स की वैरायटी आपको नजर आ रही है, आप उनकी पिक्चर क्लिक करेंगे, उनका साउंड रिकॉर्ड करेंगे, और एक आई नेचुरलिस्ट ऐप का है, इस ऐप के ऊपर उसको अपलोड कर देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि क्या हमारे पास कोई नया स्पीसीज डिस्कवर हुआ है क्या। हर मॉनसून सीजन में दो तीन चार नई नई फ्रॉग्स की वैरायटी डिस्कवर हम लोग करते रहते हैं। तो ये एक बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक पूरा यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया है, ताकि फ्रॉग्स की कुछ नई नई वैरायटीज हम लोग देख सकें, क्योंकि फ्रॉग्स एक हेल्दी इकोसिस्टम का इंडिकेटर होता है। तो उस तरह से एक आप कह सकते हो कि इंडिकेटर स्पीसी होता है। ठीक है, चलो। स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। कितनी जबरदस्त बात है। अब इंसानों को इंजन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कंप्यूटर में डिजाइन करना है। इंजन भी प्रिंटर ही करेंगे भाई, अब फ्यूचर में इंजन भी प्रिंट होंगे। और ये कोई बाइक का प्रिंटर, हम लोग इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, किसी गाड़ी के इंजन की बात नहीं कर रही हैं, ये हम लोग एक फुल फ्लैज्ड रॉकेट के इंजन की बात कर रहे हैं। पहली बार वर्ल्ड में इसको 3D प्रिंट किया गया है। और ये कोई इसरो ने नहीं किया है, ये प्राइवेट कंपनी ने किया है, जिसका नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो इन्होंने इसका नाम ये रखा है रॉकेट का, और जो कंपनी है उसका नाम है अग्निकुल। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और कहाँ से किया है, श्री हरिकोटा से इन्होंने किया है, और इनका अपना ही एक प्राइवेट लॉन्च पैड भी है बेसिकली, जिसे धनुष कहा गया। तो कितनी मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया में भी, अब जैसे आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो स्पेस एक्स वगैरह, या वो अमेजोन का भी अपना है एक प्रोजेक्ट है स्पेस वाला। इंडिया में भी प्राइवेट जो है स्टार्टअप्स अभी स्पेस इंडस्ट्री में आने लगे हैं, विच इज बेसिकली अ वेरी वेलकम स्टेप, राइट। तो 3D प्रिंटिंग जो है थोड़ा सा दोबारा थोड़ा न्यूज में रहा, तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए 3D प्रिंटिंग के बारे में। अगर आप 3D प्रिंटिंग को थोड़ा सा देखेंगे, अगर थोड़ा इसकी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से एक मशीन नजर आएगी, और जो भी आपको प्रिंट करना है वो ऐसे नीचे रहता है। तो ये बॉटम से लेके टॉप की तरफ इस तरह से प्रिंट होता रहता है, धीरे 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 धीरे। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज आप जो है इसके में डिजाइन कर सकते हो। तो बेसिकली जो मशीन होती है ये आपको नजर आ रही है, इसके अंदर से जो मटेरियल होता है जिसे डिजाइन करना है वो धीरे धीरे निकलता रहता है, और कंप्यूटर की हेल्प से, डिजाइन की हेल्प से, जो भी डिजाइन आपको करना है आप वो यहाँ से धीरे, यहाँ से शुरू होता है वो लेयर से, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, तो लेयर वाइज वो इसको इस तरह से प्रिंट करता रहता है। ठीक है, तो यही है बेसिकली वो लेयर, पूरा खेल ही इसमें लेयर का होता है बेसिकली। कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो,
कितना ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, अगर आपने उसको लेयर में डिवाइड कर दिया ना, तो मतलब उसको 3D प्रिंटिंग आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या करते हैं, जो कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम होता है या कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, जिसे कैड कहते हैं, पहले तो कंप्यूटर में इसको डिजाइन किया जाता है। फिर इसको जो है धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं या स्लाइसिंग करते हैं, उसको लेयर में काटा जाता है डिजाइन के हिसाब से कंप्यूटर में। ठीक है। फिर उसकी प्रिंटिंग जो है वो हम लोग फ्रॉम बॉटम टू टॉप करते हैं, और धीरे धीरे उसको इस तरह से बना दिया जाता है। इसमें ये रहता है कि जब एक लेयर आप बना रहे हो, जब तक पहली लेयर सॉलिडिफाई नहीं होगी, तब तक दूसरी लेयर पे काम शुरू नहीं होता है, क्योंकि अगर नहीं तो वो वीक हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो पहली लेयर सॉलिडिफाई होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से लेकर टॉप तक पूरा डिजाइन कर देते हैं। अब इसमें प्लास्टिक, मेटल्स, सेरेमिक्स, ठीक है, वो सब हम लोग यूज करते हैं बनाने के लिए। राइट, इसमें इंक वगैरह यूज नहीं होती है, मटेरियल यूज होता है। ठीक है, प्रॉपर मटेरियल यूज होता है। तो ये जो है हम लोग इस तरह से इसको डिजाइन करते हैं। तो हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, ठीक है, आजकल जो है हम लोग इसको यूज करने लगे हैं। तो दैट इज योर 3D प्रिंटिंग फॉर यू। अब इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं 3D प्रिंटिंग के। आप इसके बहुत बड़े तो ये है कि भैया आपकी पर्सनल नीड के हिसाब से आपको डिजाइन करके हम लोग सामान दे सकते हैं। ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि मान लो आपने कोई सोफा मंगवाया कहीं से, अब वो सोफा मार्केट में रखा हुआ है, आपको वही खरीदना पड़ेगा। आपकी कुछ और अगर इंडिविजुअल नीड्स हैं, वो तो फुलफिल नहीं हो रही है ना। तो ये आप कोई भी सामान ले रहे हो, तो फ्यूचर में आप अपनी नीड के हिसाब से उसको डिजाइन करवा सकते हो। और दुनिया में कई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो यूजली बनाना लगभग लगभग मैन्युफैक्चर करना इम्पॉसिबल होता है। जैसे लैटिस स्ट्रक्चर्स होते हैं, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप इसको फैक्ट्री में बना ही नहीं सकते, लेकिन 3D प्रिंटिंग उसको बना देता है। मजे की बात यह है कि 3D प्रिंटिंग जो बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, कार्बन एमिशन बहुत कम होता है इसमें। अब मान के चलिए आपने अमेरिका से कोई बहुत बड़ी मशीन मंगवाई, लेकिन उस मशीन के बहुत सारे छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी हैं, वो तो आपको अमेरिका से नहीं मंगवाने पड़ेंगे, आप इंडिया में उनको 3D प्रिंट कर लीजिए, एज सेम टू सेम हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, शिपिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, है ना। पहले अगर आप 100 टन मशीन मंगवा रहे थे, अभी आप क्या करो, अब मान लो 100 टन की कोई मशीन है, इसमें 50 टन मेन पार्ट है और 50 टन स्पेयर पार्ट्स है, तो स्पेयर पार्ट को इंडिया में डिजाइन कर लीजिए आप। वेस्टेज भी कम से कम होता है इसमें, अफोर्डेबल होता है, ठीक है, और फास्ट होता है इसमें सब कुछ। अभी इंडिया में एक पोस्ट ऑफिस बनाया गया था, उसको हफ्ते भर में ही 3D डिजाइन कर लिया था हम लोगों ने। चाइना में तो बिल्डिंग ही वो 3D डिजाइन कर दे रहे हैं। right? तो जो जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस होती हैं, अब जैसे मान लो कोविड के टाइम में क्या हुआ, पूरी दुनिया भर में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया। राइट, चाइना, ताइवान, इंडिया, ये वियतनाम एंड ऑल दैट, क्योंकि सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो 3D प्रिंटिंग से हम लोग बेसिकली इस तरह के डिस्ट्रप्शन को भी कम कर सकते हैं। राइट, लेकिन इतना आसान नहीं है 3D प्रिंटिंग करना, दिक्कत तो है इसमें, क्योंकि इसकी ना स्केलेबिलिटी नहीं है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसमें लाखों की संख्या में प्रोडक्ट नहीं बना सकते 3D प्रिंट करके। राइट, एक तो ये इसकी दिक्कत बहुत बड़ी है, हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। 3D प्रिंटर अपने आप में बहुत महंगा आता है। एक इंडस्ट्रियल ग्रेड मेटल का जो 3D प्रिंटर होता है, वो आपको 1 करोड़ या उससे ज्यादा का पड़ता है, तो महंगा तो है ही। मटेरियल कंस्ट्रेंट ऑल्सो, ऐसे मटेरियल जो 3D प्रिंटर्स में काम करते हैं, ऐसे सैरामिक्स, एडिटिव्स, ठीक है, उसको बनाना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है। और कई बार क्या होता है, जब लेयरिंग हो रही होती है, तो उस केस में भी जो है कई बार रिलायबिलिटी के इश्यूज भी हो जाते हैं। वो जो बेस्ट क्वालिटी आपको चाहिए, वो शायद नहीं मिल पाती है। राइट, और वो सब दिक्कत है। उसके अलावा डेटा फॉर्मेट, क्वालिटी बेंचमार्क्स, ठीक है, मटेरियल स्पेसिफिकेशंस वगैरह। अब इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये जो इंजन डिजाइन हुआ है, ये अपने आप में बहुत लैंडमार्क है, क्योंकि एक इंजन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है बनाने की। अगर आपने ये 3D प्रिंट कर दिया, मतलब कितनी हाई क्वालिटी रही होगी, कितना हाई प्रिसीजन इसके अंदर रहा होगा। और इसलिए पूरी दुनिया में अभी इस जो इंजन की जो है बड़ी तारीफ हो रही है, कि 3D से आप लोगों ने एक ऐसा इंजन बना दिया जो स्पेस में भी जा सकता है, स्पेस में जा सकता है। लेकिन 3D प्रिंटर के साथ यह भी कई बार ये देखा गया है कि 3D प्रिंटर का यूज करके लोग ना गन्स भी बना दे रहे हैं, गन्स बना दे रहे हैं लोग, वेपन्स बना देते हैं 3D प्रिंटिंग करके।
Right? वो एक इश्यूज तो हैं, खैर यहाँ पे लीगल कंसर्न भी हैं। अभी तक 3D प्रिंटिंग को लेके कोई लीगल हमारे पास ऐसा प्रोसीजर है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन फ्यूचर में वो हो सकता है, जब 3D प्रिंटिंग बहुत लार्ज स्केल पे आने लगेगी तो कानून वगैरह भी बनाने चाहिए। राइट, चलिए। टबैको एपिडेमिक इन इंडिया। तो बेसिकली आज वर्ल्ड नो टबैको डे है। ओके, सो थोड़ा सा उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन मैनुअल ऑन द टबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड नो टबैको डे 31 मई। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने ट्विटर हैंडल पे इसको ट्वीट किया था। चलिए, अब टबैको इज मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ द डिसीज एंड डेथ डेथ ग्लोबली। अब ये तो आपको या किसी को बताने की जरूरत नहीं है भाई, अगर आप टबैको की कंजप्शन करते हो तो दुनिया भर की चीजें, बीमारियां आपको हो सकती हैं। चाइना के बाद इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टबैको कंज्यूम करता है। अरे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, करेंगे तो है ही। ठीक है, नियरली 26 करोड़ यूजर्स इंडिया में टबैको कंज्यूम करते हैं अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, कोई उसको स्मोक की फॉर्म में करता है, कोई उसको च्युइंगम की फॉर्म में करता है। अलग अलग तरीके से टबैको यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब टबैको के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं टबैको यूसेज के, ये बड़ी बात है। और कितना टबैको इंडिया में यूज होता है, और क्या इंडिया का टबैको में का जो स्टेटस है, वो थोड़ा यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। देखिए, इंडियन टबैको इंडस्ट्री के अंदर लगभग 60 लाख लोग काम करते हैं। ये तो वो है जो काम करते हैं, इनको तो डेंजर है ही, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। उसके अलावा जो लगातार कंज्यूम करते हैं उनको अलग से डिसीज है। टबैको जिस सोइल के अंदर ग्रो किया जाता है, और टबैको ग्रो करने के लिए बहुत सारा डिफोरेस्टेशन होता है और सोइल इरोजन होता है उसकी वजह से। तो सोइल तो ये इनफर्टाइल करता ही करता है। आप ये मान के चलिए, 1 किलोग्राम टबैको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में आपको 4 to 4.5 किलोग्राम वुड लगता है। अब इसके वुड के लिए आपको डिफोरेस्टेशन करना पड़ता है। टबैको जो वेस्ट होता है, हर साल उसको ही साफ करने के लिए आपको 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। टबैको इंडस्ट्री में, उसकी प्रोडक्शन में, उसकी कंजम्पशन में 1.7 लाख टन वेस्ट हर साल सिर्फ इंडिया में जनरेट होता है। और वर्ल्ड की बात आप छोड़ ही दीजिए, इसके अंदर भी 6,000 से जो है वो करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इंडिया में टबैको के यूज की बात करें, जैसे टबैको एडल्ट टबैको सर्वे है, ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ हमारे पास सर्वे है। इनका कहना है कि इंडिया में 30 से 15 एज के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें टबैको की कंजम्पशन थोड़ी कम हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली बिटवीन 2015 एंड 2021 इंडिया में जो वीमेन टबैको कंजम्पशन है वो 2.1% बढ़ा है। इनके बॉयज में थोड़ा कम हुआ है, गर्ल्स में थोड़ा सा बढ़ा है। ये भी एक अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पशन नजर आता है। राइट, उसके अलावा क्यों नहीं हम लोग कर पा रहे हैं, चले इसको टबैको को कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये इसमें कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। जैसे पहली बात तो अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे सर्वे में ये कहा गया है कि वैसे जो अपना टबैको है, देखिए वो तो वैसे जीएसटी के अंदर भी, ठीक है, अगर आप देखें अलग अलग स्टेट्स के अंदर टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्री से कंपेयर करें, इंडिया में आज भी टबैको प्रोडक्ट्स काफी अफोर्डेबल हैं। एक तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। जिस तरह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, उस कॉन्टेक्स्ट में टबैको के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। आपको दिख रहा होगा टबैको प्राइसेस बढ़ गए, बट एक्चुअली में इफेक्टिवली वो कम ही हुए हैं। हमारे पास पैकेजिंग, लेवलिंग रूल्स, टबैको प्रोडक्ट रूल्स वगैरह जितने भी लेजिस्लेशंस हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होते नहीं है। तो दिक्कत हमारे इंडिया में बहुत सारी ये है। लॉबी हमारे यहाँ पे बड़ी खतरनाक है। टबैको कंपनीज जो हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज हैं इंडिया में। जो आईटीसी कंपनी है, आईटीसी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसर है, आईटीसी। मजे की बात यह है कि इस आईटीसी कंपनी के अंदर 7% से ज्यादा जो शेयर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो भाई, जब टबैको मेकिंग कंपनी के अंदर ही गवर्नमेंट के शेयर्स होंगे, तो फिर इमेजिन कर सकते हो कि कितना हाई लेवल तक जो है लॉबी हो सकती है। राइट, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो छोटी छोटी सिटीज में खुले हुए हैं, धड़ल्ले से थ्राइव कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन किसी तरह का नहीं होता है।
और जिस तरह से सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोशन की जाती है, पहले अक्षय कुमार होते थे वो रेड एंड व्हाइट की ऐड किया करते थे सिगरेट की, बचपन से देखते आ रहे थे हम उनको, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ हो रहा है। और इस तरह की जो सेलिब्रिटीज हैं टबैको प्रोडक्ट्स की खुल्लम खुल्ला ऐड करती हैं आजकल, तो आप देखें सहवाग, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, कोई भी, हर कोई इनडायरेक्ट वे में टबैको की ऐड कर रहे हैं। कंपनी का नाम तो वही है लेकिन कहने हैं हम तो इलायची बेच रहे हैं साहब, इलायची। अरे भाई इलायची खरीदने कोई नहीं जाता है वहां पे, सब वहां पे टबैको खरीदने ही जाते हैं, जर्दा खरीदने जा रहे हैं लोग वहां पे। राइट। ये हमारे यहाँ पे दिक्कतें हैं, ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़े चैलेंजेस नजर आते हैं टबैको इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या कर सकते हैं? स्ट्रोंगर रेगुलेशन, ये पॉइंट तो हमेशा आपका नंबर वन पे रहना चाहिए। इफेक्टिव टैक्सेशन जो है होना चाहिए सभी टबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर, किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। जैसे बीड़ी के ऊपर टैक्स आज भी नहीं लगाया जाता है जीएसटी वगैरह के अंदर। ठीक है, और बीड़ी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कंज्यूम होती है एज अ टबैको प्रोडक्ट। पब्लिक अवेयरनेस भी जरूरी है ऑब्वियसली, है ना, एनफोर्समेंट करें लॉस वगैरह का, मॉनिटरिंग करें प्रॉपर तरीके से, और इंडस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी सेट करें। सीधी सी बात यह है, देखो अब कुछ लोगों का यह कहना है कि साहब हम लोग टबैको प्रोडक्शन इंडिया में पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर सकते। कुछ ना बहुत बार सवाल ये आता है कि जैसे कुछ लोग अल्कोहल के लिए भी कहते हैं अल्कोहल को बंद क्यों नहीं कर देते हैं, पूरी तरह से बैन ही कर दो। जब अल्कोहल प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो कोई कंज्यूम कैसे करेगा। ऐसे कुछ लोग जो है टोबैको के लिए भी कह सकते हैं कि टोबैको फैक्ट्री को बंद कर दो। देखो बंद नहीं कर सकते आप, कई रीजन हैं इसके। बिहार में शराब बंद किया गया, बिहार में सबसे ज्यादा शराब बिकती है, कम से कम पहले सरकार को रिवेन्यू तो मिलता है। अब वो सारे का सारा ब्लैक मार्केट में जा रहा है, सब ब्लैक मनी जनरेट हो रही है क्योंकि अंडरग्राउंड एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है अगर आप ऊपर से बैन करते हो तो। अल्कोहल के साथ भी यही है, टबैको के साथ भी यही है, अगर सरकार बैन कर देगी तो वो सब चीजें अंडरग्राउंड होने लगेंगी। तो जब चीजें सरेआम आपके पास होती है, कम से कम आपके पास लाइसेंस तो है, आपका लाइसेंस है तो रिवेन्यू जनरेट होता है, तो लाइसेंस है तो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन जब चीजें अंडरग्राउंड होती है तो आपको पता ही नहीं है किस घटिया क्वालिटी का सामान बिक रहा है समाज में। और एक डेमोक्रेटिक नेशन होने के साथ साथ ये भी एक बड़ी बात है, एक डेमोक्रेसी में आप नहीं कह सकते लोगों को क्या खाना है क्या पीना है। हाँ आप उनको अवेयर कर सकते हो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को उनको बता सकते हो, लेकिन एक डेमोक्रेसी होने के नाते आप इंडिविजुअल फ्रीडम को भी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब एक आदमी के ऊपर बात है भाई, वो स्मोकिंग करना चाहे तो करेगा, आप उसको रोक थोड़ी सकते हो। आप उसको स्मोकिंग के नुकसान बता सकते हो। ठीक है, वो भी एक एस्पेक्ट है। ठीक है, बहुत स्ट्रोंग नहीं है बट फिर भी एक एस्पेक्ट है वो भी। ठीक है चलिए, एक अपने पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, ये मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए कंटेंट दिया है, थोड़ा इसको पढ़ लें, ज्यादा नहीं है, एक आध स्लाइड का ही कंटेंट है ये। डज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नीड लीगल टीथ। देखिए लास्ट स्टेज का इलेक्शन भी हो चुका है। ठीक है, हर इलेक्शन में चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के टाइम पे ये डिबेट होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्या रेलेवेंस है। ये आज से नहीं है, ये पिछले बहुत सालों से चल रहा है और इस बार भी कुछ नया नहीं है। हर साल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, इसकी वायलेशंस होती है, कुछ लोगों के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस इशू करता है। राइट, कुछ लोग उसको मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, ये हर इलेक्शन में होता है, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल खड़े होना कोई नई बात नहीं है, हमेशा से चलता ही रहता है। फिर भी मोर और लेस इंडिया में जो इलेक्शन की सैंक्टिटी है वो काफी हद तक मेंटेन है, लोगों का भरोसा है इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। और यही एक रीजन है इंडिया में, जब एक पॉलिटिकल पार्टी के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो जो ट्रांजिशन होता है पावर का वो काफी स्मूथली हो जाता है। ठीक है, अमेरिका के जैसे नहीं है कि उन्होंने वहां पे कांग्रेस में जाके वहां पे हुड़दंग मचा दिया, वायलेंस कर दिया। यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर लोगों को बिलीव होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक तो हल्का सा आपको बता दूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, क्योंकि आई अज्यूम कि 99.9% स्टूडेंट्स को ये पता ही होगा क्योंकि काफी समय से हम इसको करते आ रहे हैं। बेसिकली मॉडल कोड कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी को लीगल लीगल नहीं है, ये बेसिकली एक तरह से वॉलंटरी होता है, क्योंकि जो इलेक्शन के दौरान जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको रोका जा सके। ठीक है, जैसे ब्राइबरी हो गया, किसी को थ्रेट हो गया, या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को भड़काना हो गया, ठीक है, वायलेंस करना हो गया, उस तरह की चीजें ना हो, तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इशू किया जाता है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज इसको फॉलो करे। बट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी की
रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सवाल ये उठा जा रहा है साहब के, क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये लीगली बैकिंग होनी चाहिए क्या? क्या इसको लीगल बनाए क्या? कुछ लोग कहना है बनाए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बनाए। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज का जो एडिटोरियल दिया गया था, इंटरव्यू है बेसिकली वो। तो जो लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगल होना चाहिए, उनके बड़े जबरदस्त आर्गुमेंट है। एक तो सीधी सी बात यह है कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगल हो जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज एक फ्रेमवर्क में काम करेंगी। फ्रेमवर्क में काम करने का मतलब यह हुआ कि वो इक्वालिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी उस चीज को फॉलो करेंगी। क्योंकि आप उस रूल से बाहर नहीं जा सकते, आपको रूल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और लीगल बाइंडिंग का मतलब यह है कि अगर आपने उन रूल्स को ब्रेक कर दिया तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन नॉमिनेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि अभी आपने रूल तोड़ा है, आपने कानून तोड़ा है। और हमारी कंट्री क्या है, वी आर अ रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पे कानून का शासन चलता है, रूल ऑफ लॉ किसी इंसान का नहीं चलता है। एक बुक है हमारे पास, उसके अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक रूल बन जाता है, कानून बन जाता है, जो उसको वायलेट करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है ताकि जो बिहेवियर है पॉलिटिकल पार्टीज का, कैंडिडेट्स का, वो मेंटेन रहे। और यही होगा तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आप अपहोल्ड कर सकते हो। फ्री और फेयर इलेक्शन का तभी इंश्योर कर सकते हो। अभी क्या है, मॉडल कंडक्ट में कहा जाता है कि साहब आपने वोट, किसी वोट नहीं खरीदनी है, लेकिन ग्राउंड पे जाएं तो 500 1000 रुपए में वोट धड़ल्ले से खरीदी जा रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि भैया जात पात के धर्म की बातें मत करें, लेकिन जब पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, तो धड़ल्ले से बात की जाती है। इनको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लीगल है ही नहीं, खुल के बातें होती हैं। अब उसकी वजह से क्या है ना, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनके अंदर लोगों का ट्रस्ट कम हो जाता है। तो अगर मॉडल कोड कंडक्ट लीगल हो जाएगा तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो देश में बढ़ेंगी। और इसकी वजह से जो टर्नआउट है, वोटिंग का परसेंटेज है, वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि कोई किसी को धमका नहीं पाएगा, ब्राइबरी नहीं ले पाएगा। इलेक्टोरल जो इंटेग्रिटी है वो स्ट्रांग होगी, माल प्रैक्टिसेस कम होंगी। तो इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की लीगल बैकिंग जरूरी है। लेकिन देर इज अनदर आर्गुमेंट जो कहता है कि नहीं साहब, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप लीगल कर ही नहीं सकते। पहली बात तो कर नहीं सकते क्योंकि कानून ही नहीं है। अगर कानून बना भी दिया तो क्या करना पहली बार सवाल है कि क्या कानून बनाना चाहिए? आंसर इज नो। ये दूसरा आर्गुमेंट है। जब इलेक्शंस होते हैं तो लोग भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी, दोनों ही अपनी विचारों को एक तरह से व्यक्त करते हैं। कैंडिडेट्स रैलीज करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, लोग भी रैलीज करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं। तो अगर ये कहना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर लीगल कर दिया गया तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी का कम्युनिकेट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फ्रीडम ऑफ कैंडिडेट्स कम्युनिकेट करने का। तो ये ऐसे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये नजर आता है यहाँ पे। उसके अलावा अब ये मान के चलिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर लीगल कर दिया जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लीगल भाषा में जो कि सब्जेक्टिव होती हैं। कई बार लोग उसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो उतने कानूनी एक्सपर्ट तो नहीं होते। तो वो लोग क्या करेंगे, इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस का अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और उसका फिर मिसयूज करेंगे। तो जब, और दिक्कत ये होगी क्योंकि इसको लीगल कर दिया गया, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो लिटिगेशंस होंगी। अब वो मामला खिंचता रहेगा, खिंचता रहेगा, खिंचता रहेगा। भैया रिजल्ट कब आएगा ये तो बताओ। इलेक्शन चल रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट में गया, और वो फिर 6 महीने तक चल ही रहा है केस। रिजल्ट कब आएगा? तो उस लिटिगेशन की वजह से पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स पे डिस्प्यूट्स आने लगेंगे। और बहुत बार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस तरह की चीजों का मिसयूज करने लगेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो है वो
ऐसे ही फ्रिवलेस टाइप की, बेकार टाइप की कंप्लेंट जाने लगेंगी कि साहब इसने वायलेशन किया, इसने वायलेशन किया। अभी भी जाती है कंप्लेंट तो, लेकिन अब ये लीगल नहीं है ना। कंप्लेंट जाती है, मामला सुलट जाता है, लेकिन अगर उसके बाद कंप्लेंट आएगी तो फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा, और डिले होता रहेगा, डिले होता रहेगा, पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज करती रहेंगी। और जो इसका पूरा पर्पस था इलेक्शन, इसको एमसीसी को लीगल करने का, वो पूरा ही डिफीट हो जाएगा। क्योंकि जब मामला इतनी देर तक खिंचता रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी, किसी को जबरदस्ती गलत तरीके से फंसा दिया जाएगा, तो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक्चुअली नुकसान होगा, रादर देन वो स्ट्रेंथ होंगी। यस। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लीगल, देखिए सीधी सी बात है, अगर आप, इंडिया में तो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स है, हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है। तो एमसीसी को अगर आप लीगल कर दोगे तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा। तो जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे स्टेट्स की तो काफी ऑटोनॉमी होती है। तो अगर ये सेंटर के हाथ में चला जाएगा, पूरे का पूरा एमसीसी वाला पूरा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में चला जाएगा, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब स्टेट्स उससे कैसा रिएक्ट करेंगे? क्या उससे स्टेट्स की ऑटोनॉमी को खतरा होगा? ये अलग से सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर वाले। तो एमसीसी को लीगल करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं इसके लीगल करने के। होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एमसीसी को सीरियसली ले, सीरियसली ले, और ये समझें कि भाई एक डेमोक्रेसी में तुम्हारा क्या रोल है, क्या तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। इतने ही आर्टिकल थे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।